तो आ जाओ सिलेबस। इट विल टेक अराउंड 6 मंथ। लगता है कि हो जाएगा, मैं डर जाता हूं कि नवंबर में दे दें, अगस्त में दे दें, नहीं होगा। इवन सीए वाले से अटक जाती है, तो 6 मंथ का मिनिमम चाहिए। तो एक मैथमेटिकल पोर्शन है इसमें, उसमें क्वांट आएगा, लिखते जाओ, पोर्टफोलियो, कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड फिक्स्ड इनकम। ये इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड है। उसके बाद एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट, ठीक, मैं इसमें स्टार लगाते जाता हूँ, इसके बारे में बात करेंगे। 30 इन्वेस्टमेंट, उसके बाद एथिक्स आ गया, इको आ गया, अकाउंट आ गया, इन्वेस्टमेंट, एथिक्स आ गया, इको आ गया और अकाउंट आ गया। इसमें से कौन सा बात सुना हुआ नहीं है? नहीं, मैच वीक होना अलग बात है कि हाँ, जैसे मैंने मर्सिडीज सुना है, भले मैं बोलूँ मॉनिटरली वीक हूँ, मैं आपसे कोई कार पूछेगा तो ये थोड़ी बताओगे मॉनिटरली वीक हो, आपसे आपके पास है ये तो आप पूछा जाए, कौन सुना है आपने? ऑल्टरनेटिव, हाँ, पोर्टफोलियो। तो हमारा मेन पर्पस है ना, जो मैं बता देता हूँ कि हर बार सिलेबस चेंज हो जाता है, तो मैं किसी से पूछने थोड़े जाता हूँ, मैं पढ़ लेता हूँ। तो है ना कि माइंडसेट आ जाएगा ना, तो फिर कर जाओगे। कुकिंग का एक माइंडसेट होता है, तो कर लोगे फिर कुछ ना कुछ जुगाड़ है। ऐसे रूल बेस्ड तो होना नहीं है। चलो, इतनी बातें हैं। अब आपसे मैं उम्मीद क्या करता हूँ कि देखो, फर्स्ट होगा ना कि क्लास लेक्चर या नोट्स, तो नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स है तो मैं हिंदी में बोलूंगा, जो इंग्लिश में बोला गया आपका नोट्स हो जाएगा, तो क्लास नोट्स हो गया। तो यहाँ पर है कि विल हैव 90% अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। अब बेसिक आइडिया मिल जाएगा सब्जेक्ट है क्या। दूसरा है, इसको रीइंफोर्स करने के लिए आपको सेम टॉपिक को बुक में रीड करना होगा। कौन सा बुक फॉलो करेंगे? हाँ, रेफर से मतलब नहीं है, जो मैं दूंगा या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में फॉर दैट मैटर, वो तो कुछ कुछ देता है, लेकिन एक जो स्टैंडर्ड बुक है वो कैपलान का ठीक है, या फिर उन लोगों का जो बुक है ऑफिशियल, इसको कोर बुक भी बोलते हैं, कोर रीडिंग भी बोलते हैं, या सीएफए इंस्टीट्यूट का बुक। ये दो, तो आई विल प्रिफर कि आप गो फॉर कैपलान। इसका पीडीएफ तो मैं दे दूंगा। या परचेज करना है तो वेंडर का नंबर होता है, इट विल कॉस्ट यू अराउंड 1500 रुपीज। तो चाहो तो बाद में खरीद लेना, या अभी ठीक है शुरुआत करो तो उतना इन्वेस्टमेंट नहीं, तो अभी तो पीडीएफ तो ले लो मुझसे। ठीक है, तो सेम टॉपिक को आपने क्या करना है, बुक में रीड करना है रीइंफोर्समेंट के लिए। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है कि आपको ना मेमोराइज करना पड़ेगा फॉर्मूला। आप समझ गए, लेकिन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो फॉर्मूला तो ड्राइव नहीं करोगे ना, तो ये वाला पार्ट मैंडेटरी है। इतना करने के बाद फोर्थ में जाएंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन कैपलान का मैं दे दूंगा, ठीक है। ऑफिशियल बुक भले हमें पढ़ना नहीं है, लेकिन इसके क्वेश्चन तो सारे करना है, तो इसको ईओसी क्वेश्चंस बोलते हैं, एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस। कुछ नॉमेनक्लेचर है सीएफए वालों का, तो ठीक है, अब सीएफए कर रहे हैं तो वी विल यूज दिस लैंग्वेज। ईओसी क्वेश्चन मींस एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चन ऑफ ऑफिशियल बुक, ऑफ ऑफिशियल बुक। ठीक है। और जब आप रजिस्टर करने जाओ तो प्रैक्टिस क्वेश्चन का वो लोग चार्ज करते हैं, तो नो नीड टू गो फॉर दैट प्रैक्टिस सेक्शन, आप बेसिक वाला रजिस्टर कर लोगे। ठीक है, ये हो गया 4। फिफ्थ में हो गया कि मैं मॉक ले लूंगा इस टॉपिक पर, तो आपको अपना पता चल जाएगा। और सिक्स्थ इज मोर इम्पोर्टेंट,
जो जनरली आप नए हैं तो या ठीक है सब, लेकिन फिर भी नए आ गए तो उसमें इंटरेक्शन मेरा ज्यादा हो जाता है, पुराने वाले छूट जाते हैं कि क्या किया नहीं किया। आपको रिवाइज करते रहना है 10 दिन 15 दिन पे। एक बार में लगेगा कि बिल्कुल समझ में आ गया कि अब तो गंदा हो ही नहीं सकता, इतना साफ हो गया, फिर 2 दिन और फिर गंदगी आ जाएगी, है ना। तो उस तरह की बात है, तो रिवाइज करते रहो। हाँ, नहीं, हाँ, अब बीइंग अ गर्ल आपको पता है कि मेट्रो में जा रहे हो तो एक बार कान पे हाथ चला जाता है, तो उस तरह का पता चलते रहे कि है मेरे पास। हाँ, तो रिवीजन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो दे आर 6, इसको इस पैटर्न को फॉलो करोगे आप हर टॉपिक के लिए, तो फेल होना नामुमकिन है, चाहकर भी फेल नहीं हो पाओगे। कभी चाहते हो ना कि मैं फेल हो जाऊं, कि कुछ कोई हट मेरे रीजन, लेकिन विल नॉट। तो ये बातें हैं, तो इस तरह स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। या इसको प्रिंट आउट लेकर लगा लेंगे तो ठीक है, समझ में आ गया। डाउट? तो ये मेरा जो यूएसपी होता है वो यहाँ तक का होता है, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। रेस्ट सपोर्ट रहेगा, लेकिन आपको करना है, कोई डाउट इसमें? और इरेस्पेक्टिव ऑफ योर प्रीवियस बैकग्राउंड और नॉलेज कोई मैटर नहीं करता, आई विल स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक, ठीक है। तो मैटर नहीं करेगा, आपको आज से भी पढ़ना शुरू कर दिया। और इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। क्या हूँ? हाँ, कि क्वेश्चन ऐसा करेगा ना, आप समझ नहीं पाओगे पूछ क्या रहा है, तो 10-20 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना, दे विल हैव अंडरस्टैंडिंग को पूछना क्या चाह रहा है। और बाद में वो बोल देता है कि लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, तो कुछ एजम्पशन आपको मानना पड़ेगा। नहीं समझ रहे हो? लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है ना कि एक एक बात वो करेगा, तो यू हैव टू, अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, यू अंडरस्टैंड किसका क्या मतलब है, ठीक है। ये समझ में आ गया? डाउट इसमें यहां तक? हाँ, चलिए चलिए चलो। ये भी पता है कि सेशन 1 एंड सेशन 2, सेशन 1 90 क्वेश्चन कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी, मीन्स कंप्यूटर में स्क्रीन पे आएगा। पहले तो आपको इस कॉलेज में क्या होता था, आपको प्रिंटेड, हाँ क्वेश्चन, हाँ और मार्क करना पड़ता था, स्क्रीन पे ही क्वेश्चंस आएंगे और यहाँ पर रहेगा, तो ए टिक कर दिया, एवरीथिंग इस 90 क्वेश्चन सेशन 1, ठीक है। देन अगेन हाफ आवर ब्रेक, अगेन 90 क्वेश्चन, टोटल 180 क्वेश्चन। इसमें आपको अराउंड 130 करेक्ट करना है, ठीक है। अब द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन विल बी, if interest rate is 10% and I have invested 1,000 rupees, so how much I will gain? To A, B, C, 100, 10, 1,000। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ए। हाँ, तो ए को टिक कर, इस तरह क्वेश्चन होगा, एबीसी चॉइस होगा, सिंगल करेक्ट चॉइस होगा, मल्टीपल चॉइस नहीं होगा, ठीक। नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक। एवरी क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, दैट्स आइडिया। ठीक है। सबका वेटेज होगा, तो अकॉर्डिंग टू द वेट आपके क्वेश्चंस होंगे 180। तो वेट में इसका इंपॉर्टेंस है, दे विल आस्क यू अराउंड 20, आपको याद नहीं रखना है, मेन बताया था, इसमें 27 क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। एथिक्स इंपॉर्टेंट है, इक्को इंपॉर्टेंट है, इक्विटी इंपॉर्टेंट है, फिक्स इनकम इंपॉर्टेंट है। इससे ज्यादा वेट होते हैं, 20-25 क्वेश्चन आएंगे। 20 अराउंड 1 2 3 4 5, बाकी थोड़े छोटे होते हैं, बट डोंट गो विद एग्जैक्ट नंबरिंग से मतलब नहीं रखना है हमें, ठीक है। अब आ जाओ कि सपोज कर लो 27 क्वेश्चन आया, तो आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं क्वांट सेक्शन में? मैक्सिमम 27 आ सकते हैं, मिनिमम? नहीं, मिनिमम वर्स्ट थ्योरेटिकली जीरो आ सकता, नेगेटिव नहीं तो नेगेटिव तो नहीं आएगा, 0 to 27। अब हुआ क्या कि सपोज कर लो 100 स्टूडेंट ने अपेयर किया, राइट। 24 to 27 में 25 स्टूडेंट का जो मार्क्स था किसके बीच था? 24 to 27। तो इसका परसेंटाइल एवं 90% हो गया, राइट। नहीं आ रहा समझ में? हाँ, तो 24 से कम हो जाओगे तो भी आपका ड्रॉप करने लगेगा परसेंटाइल। हाँ, कि इफ यू आर गेटिंग 10 मार्क्स देन योर परसेंटाइल इज 10, मींस 90% स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड बेटर देन यू, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आजकल क्वेश्चन टफ हो गया, इसलिए कि एटलीस्ट
5 टॉपिक्स में आपको 70 और 80 परसेंटाइल के अबव रहना है, नहीं तो पास नहीं हो पाएगा। तो 5 टॉपिक ऐसे पकड़ लेना है जिसमें मेरा 80% में सारे क्वेश्चन मैंने कर दिए, 2 गलत हुआ तो हुआ, ठीक है। नेचर ऑफ क्वेश्चन इजी रहेगा लेकिन टफ हो जाता है। तो 5 टॉपिक्स में यू हैव टू स्कोर 80 प्लस। क्लियर है? तो दे आर आस्किंग 27 क्वेश्चन, तो आपको कैपेसिटी होनी चाहिए कि 23 24 तो मैं कभी कर दूं। तो इसमें से 5 पकड़ लेना है। तो मेजर एथिक्स हो गया, इको, इसमें अच्छे परफॉर्मेंस हो गया तो आप पास हो जाएंगे। नहीं समझे? क्लियर? चलिए हम लोग सीएफए कर किस लिए रहे हैं? नहीं, सीएफए करना तो मैं तो अपने फायदे के लिए कर रहा हूँ, मिडिल क्लास है भाई, कमाई हो जाएगी तो दैट अंडरस्टैंड। लेकिन सीएफए करवाया क्यों जा रहा है? जो तुमसे हायर करेगा वो तुम्हें क्यों हायर करेगा? क्या काम? इन व्हाट सेंस? निर्मला सीतारमण को तो कोई फाइनेंस नहीं, इंडिया का बिजनेस संभाल ली। तो हमें रोल समझना होगा, देन वी विल अंडरस्टैंड। ठीक है, तो क्वांट भाई सब करें, तो क्वांट यहां से हम लोग माइंडसेट पकड़ेंगे और मैथ करते चले जाएंगे। क्वांट क्या होता है? ऐसे अब हम लोग होल्ड पकड़ेंगे, ठीक है, ऐसे बातें करेंगे सब। अब इसमें हम लोग माइंडसेट पकड़ते हैं। तो सबसे पहले बताओ कि फाइनेंस और अकाउंट्स में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस है कि इंटर रिलेटेड है, सिनोनिम्स है? आप वो वर्ड यूज कर रहे थे फाइनेंस फाइनेंस, तो मुझे लगा कि फाइनेंस का तो मतलब तो पता रहे। इंटर, हाँ, व्हाट इज फाइनेंस? मैं बताता हूँ। हाउस वाइफ इन जनरल, इंडियन हाउस वाइफ आर वेरी गुड एट फाइनेंस। इन इंडियन हाउस वाइफ आर गुड एट फाइनेंस। इसका ये मतलब नहीं कि मैथ अच्छी होती है उनकी, फाइनेंस अच्छी होती है। नहीं, हाँ फाइनेंस देखो, सेविंग तो फाइनेंस में आते हैं, ठीक है। डिफिनेशन ऑफ फाइनेंस मैं एग्जांपल करता हूँ कि मम्मी और सिस्टर और पापा, इन लोगों ने तय कर लिया कि मार्केट जाना है। पापा ने मुझे बोला कि तुम साथ चले जाओ, बैग भी कैरी कर लेना, ड्राइव भी कर लेना, और मुझे बता भी देना इन लोगों ने क्या क्या खरीदा, क्योंकि शॉपिंग के समय मैं कॉल कर दूंगा तो लड़ाई हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो मम्मी ने रात को ही पापा से तय कर लिया कि 20,000 रुपया आप दे देना, ऐसा ऐसा करना है। तो 20,000 ले लिया पापा से, फिर शॉपिंग करने गए। फिर डिसीजन ले रहे हैं कि ज्वेलरी लिया जाए कि डायमंड लिया जाए, फिर ड्रेस ले लिया जाए, ठीक। और मैंने सिर्फ रिपोर्ट पापा को कर दिया। तो मम्मी और सिस्टर ये लोग फाइनेंस कर रहे हैं। फाइनेंस का मतलब होता है पैसा कहां से लाए और कहां इन्वेस्ट करें, द एक्टिव डिसीजन ऑफ बोरोइंग एंड इन्वेस्टिंग। जो डिसीजन मेकिंग इज कॉल्ड फाइनेंशियल एक्टिविटी। समझ में आया? अब मेरा काम क्या था? हाँ, जस्ट रिपोर्ट इज अकाउंटिंग। A formal statement of withdrawal and activities is accounting, and finance is active decision making of raising a fund and investment of fund। ठीक है, नहीं आया समझ में? इज एन एक्टिव डिसीजन मेकिंग। ठीक है, and in this case mummy and sister are financial people, and somehow mummy is also a foreign, रिस्क मैनेज कर रही है। तो इतना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करो, गोल्ड में नहीं, ड्रेस में नहीं लगाओ। तो ये किसका काम कर रही है? रिस्क मैनेजमेंट का। तो इफ समवन इज टेकिंग अ फाइनेंशियल डिसीजन, देन एफआरएम, द रोल ऑफ एफआरएम जस्ट टू एक्ट एज अ ब्रेक। ठीक है, तो एफआरएम का काम होता है रिस्क मिटिगेट करवाना। क्लियर है? और फाइनेंस समझ में आ गया। और एंड अकाउंटेंट पीपल आर सिंपली क्या करता है? रिपोर्ट करता है इन ए फॉर्मल स्टेट, फॉर्मल मैनर, स्टैंडर्ड के। तो आ गया समझ में?
तो हाउ टू रेज फंड इज योर कॉर्पोरेट फाइनेंस। वेयर टू इन्वेस्ट, कि क्या क्या खरीद लिया वो क्या हो गया, पोर्टफोलियो। और पोर्टफोलियो में रिस्क कितना है नहीं है वो किससे यूज होगा, क्वांट से। अब कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करें बताओ। अगर मेरे पापा से पूछोगे तो मैक्सिमम वो 3 जगह 4 जगह बता सकते हैं। कहाँ कहाँ, एफडी, स्टॉक मार्केट, गोल्ड, और फोर्थ वन इज प्रॉपर्टी। इसके अलावा किसी भी लोगों को नहीं होता है। तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बारे में पता होगा तो हमारे पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज हो जाएंगे। समझ में आ रहा है, यू मस्ट हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। नहीं आया समझ में, ऑल टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, दिस आइडिया ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट। ठीक है, क्लियर, आगे चलो। ठीक है, अब क्वांट में चलो। क्वांट का सिनोनिम्स मैथ होता है या नहीं होता है, मैथ का पार्ट है क्वांट, पार्ट है लेकिन इट्स नॉट अ सिनोनिम्स ऑफ मैथ। हाँ देखो, मैं आज सिर्फ तुम्हें कर रहा हूं फेथफुल एनिमल। ठीक है, डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। तो मेरे मन में कुछ विचार आया, विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश आई कैन ट्रांसमिट माई थिंकिंग टू समवन एल्स। सही कॉन्सेप्ट है। तो इंग्लिश का मेन काम क्या है, कम्युनिकेशन करने का, कि नहीं। अब आप सिर्फ इंग्लिश का यूज करके बता सकते हैं कि पापा का हाइट क्या है आपके, नहीं सिर्फ इंग्लिश यूज करके नहीं, यू नीड अ नंबर, राइट। सिर्फ इंग्लिश करोगे तो उनसे थोड़ा छोटा, उनसे थोड़ा बड़ा, तो यू कैन नॉट हैव एन एग्जैक्ट पिक्चर, यू कैन नॉट ट्रांसमिट एग्जैक्ट पिक्चर, राइट। तो टू ट्रांसमिट क्वांटिटी यू नीड नंबर। तो नंबर का यूज किस लिए होता है, एक टू ट्रांसमिट क्वांटिटी, राइट। क्वांटिटी के बारे में बताने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, नंबर की। और क्वांटिटी को छोटा किया तो हाँ, तो प्लेइंग विथ नंबर इज क्वांट। ठीक है, एक बात और, तो पापा से रिलेटेड, पापा के हाइट क्या है बता सकते हो, हाँ, विद द हेल्प ऑफ नंबर यू कर। तो सम वेरिएबल्स आर नेचुरली क्वांटिफाइबल, जिसको नंबर दिया जा सकता है। तो सम वेरिएबल आर नेचुरली क्वांटिफाइबल, नेचुरली क्वांटिफाइबल। एग्जाम्पल, इंसान से लो, हाइट, वेट, और क्वांटिफाइबल आइटम क्या हो सकते हैं, योर आई साइट 6/6, और थोड़ा सा इंफीरियर होता गया, बहुत अच्छा क्वांटिफाई नहीं हो पा रहा आई साइट, राइट, लग रहा है ना। इंटेलिजेंस कैसे क्वांटिफाई करोगे, हाँ, तो इंटेलिजेंस इज नॉट नेचुरली क्वांटिफाइबल बट वी विल मेक इट क्वांटिफाइबल यूजिंग सम मेथड। तो इंटेलिजेंस को क्वांटिफाइबल बनाते हैं किस तरह से, आईक्यू टेस्ट से, राइट। ज्योग्राफी में कौन सा नेचुरली क्वांटिफाइबल आइटम है, ज्योग्राफी में, थैंक यू, और टेम्परेचर। और कौन सा आइटम नेचुरली क्वांटिफाइबल नहीं है, अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक को हम लोग रिक्टर स्केल से क्या करते हैं, क्वांटिफाइबल बना लेते हैं, कि 7 स्केल पर था। ठीक है, तो अर्थक्वेक को हम लोग क्वांटिफाइबल बना लिए, राइट, क्लियर। ब्यूटी क्वांटिफाइबल है, सुंदरता नहीं है, लेकिन ब्यूटी कॉन्टेस्ट में क्या करता है, स्केल्स पर उसको क्वांटिफाई कर लेते हैं। सेम केस क्वांट का रोल होगा फाइनेंस में। ठीक है, रिटर्न नेचुरली क्वांटिफाइबल है या नहीं है, हाँ, प्रॉफिट रिटर्न इज नेचुरली क्वांटिफाइबल, इसमें कुछ जरूरत नहीं है, ये नेचुरल, जैसे हाइट नेचुरली क्वांटिफाइबल है, वेट नेचुरली, इंटेलिजेंस को हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, रिस्क नहीं, कन्वर्ट करके क्वांटिफाइबल बना लेंगे। तो वी विल लर्न हाउ टू क्वांटिफाई रिस्क, दैट्स व्हाई वी नीड, हाँ, मैथ्स, क्वांटिफिकेशन ऑफ रिस्क इज इंपॉर्टेंट, रिटर्न इज नेचुरली क्वांटिफाइबल। तो वी विल हैव टू लर्न
क्वांटिफिकेशन ऑफ रिस्क। ठीक है, मैं अपने घर में बोलूंगा कि मैं स्टॉक में इन्वेस्ट करूंगा, मम्मी बोलेंगे रिस्की है, बट दे विल नॉट असाइन सम नंबर टू मी कि 20% रिस्क है या 40 यूनिट का रिस्क है। लाइक बीइंग अ फाइनेंशियल student, we can quantify risk, we can assign some number to it, right? So the main role of quant is to quantify risk। आया? तो इसको करने के लिए हमें थोड़ा सा मैथमेटिकल टूल्स की जरूरत पड़ेगी। दैट टूल वी विल लर्न इन क्वांट सेक्शन। तो वी नीड सम मैथ, राइट? है ना, आईक्यू टेस्ट के लिए कुछ तो मैथ चाहिए ना यहाँ पर, तो मैथ टूल्स चाहिए। क्लियर हो गया कि नहीं आएगा? एंड दिस टूल विल कम फ्रॉम स्टैट्स। कहां से आएगा? स्टैट्स के कुछ तरीके, उससे हम लोग क्वांटिफाई करेंगे रिस्क। क्लियर? मैं फेल हो जाऊंगा या पास हो जाऊंगा या प्रेसिडेंट बन सकता हूं कि नहीं, तो आप बोलोगे चांस कम है। तो कैन यू क्वांटिफाई माई डेस्टिनी? Mathematically, is it possible to quantify someone's destiny? Huh? Yes, with the help of probability. There's 40% chance, there's 10% chance that you will, the probability. So with the help of probability, we will try to understand or estimate what is the chance that the stock will go up, what is the chance that the stock will go down. So we also need probability to understand. ठीक, प्रोबेबिलिटी भी पढ़ना होगा। तो सेकंड सेक्शन इज प्रोबेबिलिटी। चांस का भी इंपॉर्टेंट है, तो हाउ टू क्वांटिफाई योर डेस्टिनी। तो डेस्टिनी कैन बी क्वांटिफाइबल यूजिंग द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। नहीं, we will learn, everything will come in probability। हाँ, spiritualism will come in probability, we will learn that। ठीक है, अब probability पढ़ेंगे, then you will have understanding। there are two things here, एक नेचर है, एक गॉड है। ये पता है कि नहीं? और एक गॉड है। नहीं, नेचर नहीं, नेचर नेचर और प्रकृति। हाँ, आप प्रकृति के पार्ट है, तो इसमें नहीं जाओ। नेचर है, राइट? प्रकृति जिसको बोलते हैं, राइट? और इसको खराब तरीके से, डरावनी तरीके से माया बोलते हैं। क्या बोलेंगे? हाँ, रोल ऑफ नेचर है। और एक गॉड है। तो हिंदुइज्म ऐसा डिफाइंड है, भगवान कभी भी नेचर में नहीं है। अवतार लेता है तो नेचर में आता है वो। और अवतार लेगा ना, हाँ, अवतार लेगा तब वो नेचर में आता है, वापस वो हट जाता है, राइट? आया? तो प्रोबेबिलिटी इज अ गेम ऑफ दिस नेचर। लेकिन ईश्वर चाहे तो बदल सकता है। फिर समझ में आ रहा है? नहीं कि नहीं? हाँ, लेकिन अगर ईश्वर भी नेचर में आ गया तो माया उसे भी नहीं छोड़ेगा। एग्जाम्पल, किस भगवान से भी अच्छा है राम का, वो हिरन, वो सोने की हिरन आ जाती है, दैट इज माया, राइट? अब भगवान फंस गए। ठीक है, इसीलिए रामेश्वरम उन्होंने क्या किया, माया को रिप्रेजेंट हिंदुइज्म में कौन करता है? माया का रिप्रेजेंटेशन किस गॉड से होता है? कुबेर तो धन का है, माया माँ दुर्गा, वैष्णो देवी। ठीक है, दुर्गा माया के अधिस, माया की देवी है वो। हाँ, तो क्या माया की देवी है ना, माँ दुर्गा। दुर्गा उन्हीं का है ना, प्रकृति, पार्वती। तो जितनी भी देवी हैं वो सब माया के कंट्रोल में है। मीन्स माया इज रिप्रेजेंटेड बाय ए फीमेल फोर्स है, राइट? इसी रामेश्वरम में उन्होंने माँ दुर्गा का पूजा किया कि आप मुझे तंग नहीं करना, मैं लड़ाई करने जा रहा हूँ। तो ठीक है, हाँ, तो भगवान, तो इसलिए फीमेल फोर्स को अगर आप एक्टिव रखोगे, देन माया विल नॉट अफेक्ट यू, योर डिसीजन विल नॉट बी क्लाउडेड, अदरवाइज दे विल क्लाउड योर डिसीजन। एनीवे, तो दिस इज आइडिया। तो पॉवर्टी इज अबाउट द रोल ऑफ नेचर, बट गॉड कैन चेंज। तो मोस्ट ऑफ टाइम गॉड विल नॉट कम। तो 99% चांस आप किसके अकॉर्डिंग चलेंगे? हाँ, नेचर के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो प्रोबेबिलिटी विल हेल्प यू इन दैट सेंस। तो 99% टाइम माय कैलकुलेशन विल बी करेक्ट, 1% टाइम, ठीक है,
हाँ, तो पूरे लाइफ में अगर 40 साल आपने स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट किया है तो 39.99 टाइम्स माई कैलकुलेशन विल करेक्ट 1% टाइम he will come, right? Probability समझ में आ गया? तो probability is to understand chance and fairly I will be correct. नहीं समझे? हाँ, fairly. अब कोई बच्चा है गांव में जन्म लिया, गरीब है, तो अगर मैंने 10 के बारे में फोरकास्ट किया कि लेबर बनेगा तो 99% टाइम में करेक्ट रहूंगा। एक ही बंदा उसमें से आगे निकलेगा तो दैट टाइम आई विल फेल। समझ में आया लॉजिक? तो दिस इज अ प्रोबेबिलिटी, राइट? तीसरा, तो क्वांट का 3 जगह रोल करेंगे, एक स्टैट्स पढ़ेंगे, दूसरा to understand the chance, what is chance that the stock will go up, what is chance that this company will default, what is chance, ठीक है? On the basis of that chance we will take a call। नहीं, तुम जो भी डिसीजन लोगे किसके बेसिस पर लोगे? हाँ, हो सकता है फेल कर जाओ लेकिन प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर लोगे। नहीं, हाँ, कि ब्रांडेड कपड़ा खरीदने से प्रोबेबिलिटी ज्यादा अच्छा है तो विल गो फॉर दैट, भले वो भी खराब निकल जाए लेकिन वी विल मेक अ डिसीजन ऑन बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्लियर? थर्ड, सबसे इजीएस्ट तरीका कि मेरे पापा का ग्रोसरी शॉप है, इसको मुझे बेचना है, तो आप कितना दोगे उसको? What, how market, how will you estimate the valuation of? You always need some type of mathematics, huh? You need some kind of valuation tools, right? हाँ, तो valuation, तो valuation में भी मैथ चाहिए होगा। तो एज ए CFA व्हाट माय रोल इज टू इन्वेस्ट समवेयर, तो वी मस्ट नो द वैल्यू ऑफ दैट आइटम, तो वैल्यूएशन भी चाहिए होगा। तो वैल्यूएशन के लिए जो टूल यूज करेंगे उसका नाम है तो 3 टॉपिक्स दैट वी हैव टू लर्न इन क्वांट बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड। आप एज ए CFA your role is to understand return, you have to understand risk associated with any financial product, the probability that something wrong will happen or something good will happen, and fourth one is your values। valuation तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बायजूस खरीदना है मुझे, चाहे एयरटेल में परचेज करना, तो एयरटेल के लिए कितना दे दे उसे, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, तो देयर मस्ट बी सम मेथोडोलॉजी टू एस्टिमेट समथिंग, राइट? तो फॉर दैट वी नीड टाइम। तो 3 टॉपिक्स दैट वी हैव टू स्टडी इन क्वांट, ठीक है? अगर आप FRM पढ़ेंगे देन वी विल फोकस मोर ऑन, CFA पढ़ोगे वी विल आल्सो गो फॉर, बस सेंस आ गया? तो एज ए CFA और एज ए फाइनेंशियल पर्सन योर मेन रोल इज टू अंडरस्टैंड रिटर्न, यू हैव टू अंडरस्टैंड रिस्क एसोसिएटेड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग एंड देन वैल्यूज। And this probability will also help me to understand the modeling of, modeling समझ रहे हो क्या? Modeling means to estimate with the help of some assumption, it is called model। तो modeling of interest rate, कि आगे चलकर इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा आपके बैंक का, हाँ? तो विद द हेल्प ऑफ सम मैथमेटिकल टूल्स और इक्वेशन वी विल एस्टिमेट कि इंटरेस्ट रेट आगे चलकर क्या हो जाएगा, तो ऑन द बेसिस ऑफ चांस ही पकड़ेंगे। तो मॉडलिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट तो ये बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अच्छे से उसके मॉडल्स होते हैं जिसको एस्टिमेट कर लेती है बैंक कि आगे चल के इंटरेस्ट रेट क्या होगा, क्योंकि सारा कुछ इंटरेस्ट रेट पर है उसके लिए। क्लियर हो गया लॉजिक? तो ये हमें बेसिकली पढ़ना है। तो रिटर्न, रिस्क, प्रोबेबिलिटी एंड वैल्यूएशन। तो रिटर्न तो इजीली क्वांटिफाइबल है, रिटर्न में अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या मतलब? आएगा तो आएगा, समझना तो पड़ेगा ही। दूसरा किसी ने रिटर्न बताया तो उसको समझना कि इसका क्या मतलब है, ठीक है? रिटर्न जैसे इसको समझो, अंडरस्टैंड का क्या मतलब है कि मैं पास हो गया, तो दादी को मैं बोलूंगा कि मैं पास हो गया, पापा को बोलूंगा फर्स्ट डिवीजन हो गया, सेम परफॉर्मेंस पर। किसी को बोल दूंगा ए आ गया, किसी को बोल दूंगा डिस्टिंक्शन आ गया, किसी को बोल दूंगा टॉप कर गया। तो एक ही परफॉर्मेंस को मैंने बहुत तरह से रिपोर्ट किया, तो सीधा रिटर्न, एक ही रिटर्न को बहुत तरह से रिपोर्ट की जाती है। यू मस्ट हैव अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट एंड कन्वर्टिंग रिटर्न फ्रॉम वन फॉर्मेट टू अनदर फॉर्मेट, ठीक है?
डिस्टिंक्शन को यहाँ कन्वर्ट करेंगे, दैट्स आइडिया। ठीक है, तो बेसिक काम हमारा क्या है, क्वांट में लिख लो, पढ़ना, वैल्यूएशन करना है। उसके लिए कौन सा टूल यूज होगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। रिस्क क्वांटिफिकेशन करना है, उसके लिए क्या यूज करेंगे, स्टैट्स। और भी बहुत सारे मेथड है, कोई अगर वीडियो देख रहा है तो यू कैन रेज क्वेश्चन, बस वन पर्सपेक्टिव इज रिस्क क्वांटिफिकेशन। थर्ड वन इज योर probability. Probability will also help us to take a prior decision, right? Decision making में help करता है ना probability, कि नहीं? ये 3 टॉपिक पढ़ना है, 1 2 3 चलते हैं। कोर में टीवीएम पढ़ते हैं। तो 3 टॉपिक पढ़ना है हमें, टीवीएम, स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी। तो टीवीएम विल टेक यू 4 आवर्स टू कवर। टाइम वैल्यू मनी किस लिए यूज करते हैं, अभी बताया था, किस लिए यूज करते हैं, किसी भी फर्म का वैल्यूएशन करने के लिए। ठीक, क्रूड एनालिसिस, इस चीज समझना। ठीक, इसमें आप क्वेश्चन मार्क कर दोगे। मेरा वैल्यूएशन कर दो, मेरा वैल्यूएशन कर दो। नहीं, हाई नहीं रहेगा। वैल्यूएशन उसी एसेट का हो सकता है जिसको आपको बाई सेल करना है। हमारा नहीं तो मम्मी तो कब बेच चुकी होती है मुझे। ठीक है, तो वैल्यूएशन उसी का हो सकता है इसका बाई सेल का। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एसेट। हर चीज का वैल्यूएशन नहीं करने चले जाओगे। हाँ, ठीक है। तो व्हाट इज एन एसेट, एसेट किसको बोलते हैं? वैल्यूएशन हम लोग एसेट करेंगे, फॉर्म है तो एसेट है, लायबिलिटी का भी करेंगे तो एसेट लायबिलिटी होता है क्या, पहले तो इसका व्हाट इज डिफिनेशन। एसेट से शुरू करें, लायबिलिटी उसका रिवर्स हो जाएगा। व्हाट इज एन एसेट? फिर मैंने उस दिन भी तुम्हें बोला था कि तुम्हें अगर, ठीक है, रैपर कोई है तो भी तुम्हारे पास है तो इज एन एसेट फॉर यू। चॉकलेट खा लिया प्लस रैपर इज स्टिल विथ यू, तो इज इट एन एसेट? हाँ, इज लायबिलिटी। आई विल चार्ज समथिंग to get rid, if you want to get rid of that wrapper, I will charge something, right? तो एसेट का मीन्स है, एसेट ना पर्सपेक्टिव से होता है। मेरी माँ के नजर में मेरा कुछ वैल्यू है, तुम्हारी नजर में थर्ड पार्टी का कुछ और वैल्यू होगा। तो हमेशा एसेट किसके एंगल से होता है, पर्सपेक्टिव से। एनीथिंग दैट प्रॉमिसेस एक्सपेक्टेड बेनिफिट, मेरे नजर में। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? एनीथिंग दैट प्रोमिसेस एक्सपेक्टेड बेनिफिट। नहीं आया समझ में? छोटा सा बच्चा है कि बिल्कुल चप्पल पकड़ रहा है तो उसके लिए लग रहा है कि उससे कुछ बेनिफिट होगा, मुझे आपकी नजर में नहीं है। एनीथिंग दैट प्रोमिसेस, द वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एनीथिंग that has a chance to create expected loss for you is a ठीक है। इसीलिए क्लास 9 तक मम्मी को मैं एसेट लगता था, उसके बाद लायबिलिटी बदल गया। 9 तक मैंने कुछ दिया नहीं और 10th में मैंने उनसे कुछ लिया नहीं, बस ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेशन। क्लियर? अब डिफिनेशन ऑफ एसेट समझ में आ गया। अब आ जाओ सेकेंड वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट से वर्ड आता रहेगा, क्लासिफिकेशन। क्या होता है क्लासिफिकेशन का मतलब? जब भी तुम पढ़ो ना, फिर मैं 2-3 बातें और बता दूंगा तुम्हें। जब भी तुम थ्योरी पढ़ने जाओ ना, जो वर्ड आ गया ना उसको थोड़ा फील करो, जस्ट सुनते हुए आगे नहीं बढ़ जाओ। क्लासिफिकेशन है तो रुको कि मतलब क्या बता रहा है। ठीक है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन? बाइफरकेट, ट्राइफरकेट, हाँ जो भी है, हाँ उसको सॉर्टिंग करना, राइट? तो किसी लॉजिक पर करते हो या विदाउट लॉजिक करते हो? विथ लॉजिक।
तो एक एग्जाम्पल मैंने उस दिन भी दिया था कि सपोज कर लो तुम्हें ड्रेस का क्लासिफिकेशन करना है, तो एक लॉजिक फॉलो करोगे, मे बी फैब्रिक, मे बी कलर, मे बी पर्पस एंड सो ऑन, राइट। और प्राइस कैन बी ऑल्सो अ लॉजिक फॉर यू, कि अच्छे कॉस्टली वाले को अलग कर लो। हाँ, तो जिस लॉजिक पे आपने ड्रेस को क्लासिफाई किया, तो उस लॉजिक वर्ड की जगह सिनोनिम्स यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड डायमेंशन। बहुत सारे डायमेंशन, ठीक है, तो वी विल कॉल लॉजिक एज डायमेंशन, राइट। तो किसी समय किसी चीज का इंपॉर्टेंस हो जाएगा, अगर अगर गर्मी है तो विल गो फॉर ए फैब्रिक, अगर तुम वॉशिंग करने जा रहे हो तो कलर इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन अ सिचुएशन सम डायमेंशन इज मोर प्रोमिनेंट देन अदर। ये समझ में आ गया। उसी तरह एसेट क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लियर? अगर मैं चोर हूं तो तुम्हारे घर में किस डायमेंशन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा? प्राइस के बेसिस पर। समझ में आ रहा है? अगर तुम्हें किसी पार्टी में जाना है तो तुम पर्पस वाला में ज्यादा दोगे, हर पर्पस का मेरे पास, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट, राइट। उसी तरह एसेट का क्लासिफिकेशन भी अलग अलग पर्सपेक्टिव से अलग अलग होता है। मान लो कोई अकाउंटिंग कर रहा है, ठीक है, कि कौन सा एसेट कितने रुपए का है, अलग अलग लिख रहा है, तो अकाउंटिंग पर्सन एसेट को क्लासिफाई कैसे करेगा? कैसे करेगा पता है? किसका ज्यादा वैल्यू है, नो नो, एसेट बैलेंस शीट पे एसेट है। मान लो कि कोचिंग क्लासेस में कुछ एसेट होंगे, राइट, इसका एसेट का लिस्ट बनाना है तुम्हें, तो रैंडमली बना दोगे या उसको कैटेगरी बनाओगे पहले? हाँ, दैट इज डायमेंशंस पकड़ोगे, राइट। तो कौन कौन सा कैटेगरीज बनाओगे एसेट का? नाम दो, जो नहीं, एक नाम देंगे फिर लिखेंगे। जैसे ग्रोसरी हो गया, मेडिसिन हो गया, शॉपिंग में करते हो ना, ग्रोसरी आइटम, मेडिकल आइटम। उसी तरह एसेट क्लासिफाई करना है किसी बैलेंस शीट में, अकाउंटिंग कर रहे हो ना, तो कौन कौन सा डायमेंशन पकड़ोगे? सुना है कभी नाम? अकाउंटेंट वाले एसेट को कैसे क्लासिफाई करेगा? हाँ, वैल्यूबल्स कैसे होगा? ग्रोसरी, तुम अपने शॉपिंग करो तो वैल्यूबल्स बोलोगे आप, उसको एक कैटेगरी में रखेगा ना, तो कौन सा कैटेगरी में रखेगा? उस कैटेगरी का क्या नाम देगा? जैसे राजमा हो गया, जैसे राइस हो गया, आप बोलो ना इसे ग्रोसरी में डालो, ठीक है। हाँ, तो उसको किस में रखोगे? नहीं पता है। हाँ, तो एसेट को अकाउंट वाला इस तरह करेगा, करेंट एसेट किस में करेगा? हाँ, ऐसा एसेट जो एक साल में किस में कन्वर्ट हो जाए? कैश में, जो कैश में कन्वर्ट हो जाए। एग्जाम्पल, कैश तो हुआ ही हुआ। दूसरा इन्वेंट्री, ठीक है, इन्वेंट्री वो आइटम होता है जिसको हम लोग बेचने के पर्पज से खरीदते हैं। तो कैश हो गया, इन्वेंट्री हो गया, ये सारे करंट एसेट होते हैं। नहीं आया? नहीं नहीं, अगर आपने ये जो ये जो ये जो एयर कंडीशन है, मेरे लिए इन्वेंट्री नहीं है, क्योंकि मैं बेचने का पर्पज से नहीं रखा हूं इसको। लेकिन रिलायंस डिजिटल वालों के लिए एसी क्या हो जाएगा? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मीन्स कि जो आइटम वो बेचने का पर्पज से रखा, ठीक है। आप जारा में जाते हो और आपको ब्लू कोई ड्रेस दिख रहा है, आपको लगा कि रेड होना चाहिए, तो क्या बोलोगे उसको कि आपकी इन्वेंट्री में रेड है? नहीं समझे? उसके इन्वेंट्री में रेड कलर है या नहीं, ठीक है। इन्वेंट्री मीन्स एनीथिंग दैट यू परचेज फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग। नहीं, अगर आप मैगी बेचते हो तो मैगी का जो भी पैकेट है आपके लिए क्या हो गया? वो इन्वेंट्री हो गया। समझ में आया? अब मेरे घर में फ्रिज में मैगी रखा हुआ, वो क्या है? वो इन्वेंट्री नहीं है, वो कंजम्पशन के लिए है, राइट। तो डायरेक्टली जो बेचने के लिए, या जम्पशन है कि एक साल में बेच दोगे, ठीक है। आगे चल, करेंट एसेट हो गया। नॉन करेंट एसेट, हम्म, ये ऐसा एसेट होता है जो मल्टीपल पीरियड तक यूज होगा। पीरियड में तक यूज करेंगे उसको, मल्टीपल पीरियड, मल्टीपल टाइम तक यूज करेंगे इसका। इसमें क्या क्या आ जाएगा? प्लांट,
प्रॉपर्टी, प्लांट समझ रहे हो, ये जो उसके प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स वालो वो जो इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, हाँ जो चिमनी लगा हुआ है, दैट टाइप ऑफ, ठीक है। प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट, ठीक। प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट टिपिकली अ नॉन करंट एसेट और फिक्स एसेट ऑफ ए कंपनी, ठीक है। ये एक और डायमेंशन है, ये तो हो गया करंट एसेट एंड नॉन करंट एसेट का डायमेंशन है। ये जैसे है ना डायमेंशन, तो अकाउंटेंट वाला तुम्हारे जो भी दुकान में या तुम्हारे कंपनी में जो भी सामान है उसको दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर देगा, वैल्यूबल और नॉन वैल्यूबल से मतलब नहीं रखेगा वो, करंट एसेट एंड, ठीक है, और वैल्यूबल रहे ना रहे कोई बात नहीं। दूसरा तरीका होता है, दूसरा डायमेंशन ऐसे भी करता है, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल बोलता है, ठीक है। टेंजिबल में क्या हो गया, ये अलग डायमेंशन, टेंजिबल में टच, हाँ तो इट कैन बी योर लैपटॉप, ये अलग डायमेंशन है, राइट, दोनों मिक्स नहीं करेंगे। सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो अकाउंट्स का यू कैन से एक कंस्ट्रेंट है कि इनटेंजिबल एसेट को कैप्चर नहीं कर सकता है, कैप्चर नहीं कर सकता है कि तुम्हारे ऑफिस में कितने टैलेंटेड स्टाफ है अकाउंट्स में कैसे दिखाओगे, हाँ समझ में आ रहा है ना, तो कहीं नहीं दिखाओगे आप, ह्यूमन रिसोर्स नहीं दिखाते हो आप, तो इनटेंजिबल एसेट कैप्चर करना मुश्किल होता है, ठीक है। आगे लॉजिक, कितने सिस्टम्स में कितने सॉफ्टवेयर चले हैं, उसका क्या कॉस्ट some intangible can be captured, some intangible may not be captured, ठीक है। सॉफ्टवेयर तो कैप्चर होगा, बाकी नहीं होगा, ठीक, ठीक, क्लियर हो गया लॉजिक। तो दिस इज अकाउंटेंट। जो ट्रेडर होता है वो कैसे करता है, मींस एसेट को क्लासिफाई कैसे करेगा, नो, यू हैव टू क्लासिफाई डायमेंशंस। जनरली क्या पकड़ता है, एसेट लिक्विड है या इलिक्विड है। ट्रेडर का मेन पर्पस क्या होता है, क्विक बाई करना और क्विक सेल करना, तो लिक्विड और इलिक्विड में करता है। एग्जांपल लिक्विड का, नहीं लिक्विड का मतलब होता है जो क्विकली सेल हो सके, क्विकली बाई हो सके, वोलेटिलिटी से मतलब नहीं है इसको। तो गोल्ड इज क्वाइट ए लिक्विड एसेट, और इलिक्विड एसेट में क्या आ जाएगा, प्रॉपर्टी। अगर तुमने आज प्लान किया कि मुझे प्रॉपर्टी बेचना है तो जल्दी सेल नहीं कर पाओ इन जनरल। गोल्ड कभी भी, गोल्ड इसलिए लिखा जा रहा है, गोल्ड इज ट्रेडिशनल एग्जाम्पल। अगर तुम दुबई में हो तो तुम्हारा कैश काम का नहीं रहेगा रुपीज, गोल्ड वहां फिर भी काम करेगा। तो गोल्ड इज अ यूनिवर्सल लिक्विड एसेट, ठीक है। और लैंड इज कंसिडर्ड टू बी यूनिवर्सल ई लिक्विड एसेट। कुछ ऑब्वियसली तुम बोलो सीपी का मैं हाथों हाथ बेच दूंगी, लेकिन इन जनरल लैंड इज कंसिडर्ड टू बी अ ई लिक्विड एसेट। आ गया। जो आदमी वैल्यूएशन करता है, वैल्यूएशन मतलब तुम्हारे ग्रोसरी शॉप का दाम निकालेगा, कितने में खरीदा जाए, वो जो एसेट क्लासिफाई करेगा दो तरह से, रियल एसेट एंड फाइनेंशियल एसेट, ठीक है। रियल एसेट ऐसा होता है जिसमें अदर बेनिफिट शामिल है मेरे लिए, अदर बेनिफिट अपार्ट फ्रॉम कैश, अदर बेनिफिट अपार्ट फ्रॉम कैश। रियल बेनिफिट अपार्ट फ्रॉम कैश, और हर चीज में कैश का इन्वॉल्वमेंट रहता है। बोलो, हर चीज में कैश का इन्वॉल्वमेंट ही रहता है। तुम रात में सो रहे हो, मैं आऊंगा तुम्हारे घर पे, मैं बोलूंगा मैं तुम्हारा एसी ले जा रहा हूं, अब पैसे ले लो, दे दोगे? हाँ हाँ, तुम ठीक है, तो वहां पर तुम्हारा बेनिफिट था ना कि मैं रात में सोऊंगी कैसे, तो एसी से तुम्हें कौन सा बेनिफिट मिल रहा था, एक प्लेजर मिल रहा था। तो ऐसा एसेट जिसे तुम्हें लग रहा है कि मुझे अलग बेनिफिट मिल रहा हो, जैसे एसी से आपको ठंडी हवा मिल रहा है, फ्रिज से, नहीं समझे,
मैं किसी तुम्हारे घर में चला जाऊं तो मम्मी है, मैं बोलूंगा कि मैम इसने तो खरीदा था 20,000 में फ्रिज, 21,000 ले लो, मैं ले जा रहा हूँ, तो मेरा सामान रखा हुआ आज ऐसा होगा तो इन्वायरमेंट है ना, नुकसान हो जाएगा ना, सिर्फ कैश से उसकी भरपाई नहीं हो सकती। ऐसा ऐसे जिससे आपको उस ऐसे से दूसरा सुख की प्राप्ति हो रही है, सिर्फ कैश का फायदा नहीं है, उसको क्या बोलेंगे? जिसमें एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? ठीक, अभी ऑन स्पॉट बोलेंगे तुम घर दे दो और पैसे ले लो, तो प्रोबेबली विल नॉट गो फॉर दैट, राइट? हाउस हो गया। दूसरा, हाँ गाड़ी, कुछ भी, मोबाइल, हाँ मोबाइल, ठीक। तो अगर मोबाइल आपने 20,000 में खरीदा है तो अभी आप तुम 21 में भी नहीं बेचोगे, आपको बहुत कुछ उसमें कस्टमाइज्ड है, राइट? 25 में भी नहीं बेचोगे, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि, ठीक है, समझ में आ रहा है? नेकलेस कि नहीं होगा? नेकलेस, ज्वेलरी, शो ऑफ है, हाँ, ठीक है, तो हो गया। लिख लो, जानबूझ के नेकलेस लिखा जा रहा है, हाउस, मोबाइल, नेकलेस, ठीक है, एनी ऑफ दैट नेचर। फाइनेंशियल एसेट वो एसेट होता है जिसमें सिर्फ आप उस सामान को इसलिए रखते हैं कि मुझे फ्यूचर में क्या मिलेगा, कैश। तो ऐसा आइटम जिसमें आपको सिर्फ कैश का बेनिफिट है, इसका मैंने आपसे ले लिया तो आपको कैश दे देंगे तो आपको कुछ दुख नहीं होने वाला। समझ में आ रहा है? कैश के लिए रखा था, पेन आपने रखा था कि मैं 2,000 में बेचूंगी, तो अब मैंने 2,000 दे दिया, तो आपको कोई दुख नहीं है इस बात का। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? म्यूचुअल फंड, एफडी, स्टॉक, ऐसा प्रॉपर्टी जिसको आपने बहुत ही लो टाउन में खरीदा है था ना, जिसमें आपको कभी रहना नहीं है लेकिन बेच देना है, तो क्या हो जाएगा आपके लिए? हम्म, हो जाएगा फाइनेंशियल एसेट। एक लैंड आपने खरीद लिया, बेच देंगे, तो इन दैट सेंस रियल एस्टेट भी आ जाएगा। कि नहीं आएगा? आपने नेकलेस नहीं खरीदा है, गोल्ड बार खरीदा है, तो आपने इसी नियत से खरीदा, नियत देखा जाता है, तो इसी इंटेंशन से खरीदा था कि बेचना है, तो गोल्ड इन दैट सेंस इज ऑल्सो फाइनेंशियल एसेट। आपने इस इंटेंशन से खरीदा था कि इसको शो ऑफ करेंगे, और तब इस रियल एसेट। आपने मोबाइल इस इंटेंशन से खरीदा था सिंगापुर में कि इंडिया में जाकर उसको बेच देना है, तो मोबाइल इज अ फाइनेंशियल एसेट फॉर यू। क्लियर? तो कोई भी इस इंटेंशन से परचेज किया गया है कि इसको हायर रेट पर बेचना है मुझे, दैट इज अ फाइनेंशियल एसेट। तुमने पोटैटो खरीद लिया कि कल बेच देना है, तब इंडियन वालों के लिए क्रूड क्या है? हाँ, इंडियन और एचपी वालों, और तुम्हारे लिए नहीं है, तो पेट्रोल निकाल लेंगे तो बोलोगे मैं जाऊंगी कैसे यहां से, राइट? तुम्हारे लिए क्या हो गया वो, क्योंकि कार चलेगा उसे। तो इन दैट सेंस क्रूड इज ऑल्सो, इसको किस में मिला देते हैं? कॉमोडिटीज में। गोल्ड भी किस में चला जाएगा? लिख, ठीक है, उस दिन में एग्जांपल दिया था, ठीक है, तो फाइनेंशियल एसेट, ठीक है, तो उस दिन में एग्जांपल ही दिया था, कि मुझे पापा का सिर्फ पॉकेट मनी मिलता है, तो पापा मेरे लिए क्या हो गए? फाइनेंशियल एसेट। जैसे मुझे सिर्फ कैश बेनिफिट दिख रहा है जिस आइटम से, वो मेरे लिए फाइनेंशियल एसेट है। क्लियर? तो वैल्यूएशन किसका निकलेगा? रियल एसेट क्या, फाइनेंशियल एसेट का? समझ में आ रहा है? इसीलिए वैल्यूएशन वाला पहले तो देख लेता है कि रियल एसेट, तो वैल्यूएशन का कोई मतलब ही नहीं रखते। ठीक है। अब तुम्हारे पापा ने कहा कि मुझे हाउस बेचना है, तो उन्होंने हाउस को कहां से निकाले, कहां पहुंचा दिया? समझ में आ रहा है ना? अब मैं वैल्यूएशन करने चला जाऊंगा, समझ में आ रहा है? तो दिस इज आइडिया। क्लियर? हाँ, क्लियर। अब कुछ कुछ ऐसे एसेट होते हैं जो फाइनेंशियल नेचर में ला ही नहीं सकते, जो इलीगल हो जाता है, जैसे ड्रग्स हो गया, नार्कोटिक्स, ह्यूमन हो गया, ह्यूमन हो गया, और ड्रग हो गया, हाँ, ये सब क्या हो गया? इलीगल हो गया, तो कैन नॉट यूज ह्यूमन एज अ फाइनेंशियल एसेट। ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बिल्कुल ठीक। तो दिस आइडिया हियर, ड्रग्स, ह्यूमंस कैन नॉट बी फाइनेंशियली ट्रीटेड,
समझ में आ रहा है? दे विल ऑलवेज स्टे हियर एज, ह्यूमन हमेशा कहां रहेगा, और ड्रग्स कहीं नहीं रहेगा, ठीक है? ड्रग्स इज नॉट एसेट एट ऑल। क्लियर हो गया लॉजिक? तो दिस इज फाइनेंशियल, तो एज ए वैल्यूएशन हम लोग हमेशा किसका करेंगे? तो कितने तरह का फाइनेंशियल एसेट होंगे, वहां वहां इन्वेस्टमेंट हो जाएगा मेरा, तो एज ए सीएफए भी एम्बिट हमारी बढ़ जाएगी, राइट? अब आ जाओ फाइनेंशियल एसेट, जिससे सिर्फ क्या है, ओनली कैश, राइट? ठीक, गुड। लॉजिक समझ में आ गया? लॉजिक आ गया समझ में? अब आ जाओ, इसका क्या करेंगे हम लोग? तो वैल्यूएशन हमेशा किसका निकलेगा? समझ में आ रहा है? अब वैल्यूएशन में भी ना अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है। तुम्हारे मोबाइल का वैल्यूएशन एक पर्सपेक्टिव से कुछ निकलेगा, दूसरे पर्सपेक्टिव से लायबिलिटी बन जाएगा। ये तो समझ में आ रहा है कि नहीं आया? हाँ, आया। तो वैल्यूएशन कितने तरह के हो सकते हैं? तो फर्स्ट वन इज इंट्रिंसिक वैल्यू। वैल्यू हमेशा क्यों होता है किसी चीज का? हाँ, some kind of greed and fear, कुछ utility. तो intrinsic value means what is the core value of something without any greed or fear, without any, हाँ, the core value. And what is, or in other words, what is the value of something in eye of a experienced person? ठीक है, एक्सपीरियंस पर्सन तो उस नेचर से ही देखेगा तुम्हें। इंट्रिंसिक वैल्यू, तो जो भी मैच करके जो वैल्यू लाओगे हमेशा क्या निकलेगा? आई भी निकलेगा। नहीं, मैथमेटिक्स में तो ग्रीड नहीं आएगा ना। तो मैथमेटिकल मॉडल्स, मॉडल मीन्स मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, तो विद हेल्प ऑफ मैथ वी विल ऑलवेज बी ओनली कैलकुलेट आई भी। नहीं आया समझ में? और कौन सा मेथड यूज करते हैं? टीवीएम। तो टीवीएम इज अ मैथमेटिकल टूल, इज अ मैथमेटिकल टूल to estimate or calculate, estimate TVM is a mathematical tool to estimate intrinsic value of a financial asset। रियल एसेट का नहीं निकलेगा, और इसमें कोई ग्रीड ऐड करके तो निकालेगा नहीं वो मैथमेटिक्स से। क्लियर? सेकेंड वन इज योर मार्केट वैल्यू और मार्केट प्राइस, राइट? उस दिन मैंने कहा था कि इकोनॉमिक्स साइंस है, लेकिन इकोनॉमिक्स में हमें ह्यूमन नेचर को भी इंक्लूड करना पड़ता है। तो मार्केट वैल्यू एस्टिमेट किया जा सकता है, एस्टिमेट कर सकते हो कैसे? डिपेंडिंग अपॉन कि उसका डिमांड सप्लाई कितना है। डिमांड सप्लाई अलग बात है, मार्केट मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगा? मार्केट वैल्यू एस्टिमेट नहीं किया जा सकता है। कैन यू एस्टिमेट द नेम ऑफ योर माय फादर? हिंदू हैं, इस एज के हैं, इस नॉर्थ के हैं, साउथ के हैं, you can play very hard, right? Lot of factor will come here। उसी तरह मार्केट प्राइस में ना, मार्केट प्राइस कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, मेनी फैक्टर्स will come into play। बहुत सारे फैक्टर्स आ जाएंगे, मैं एग्जांपल देता हूं, समझ में आएगा आपको। many factors will come into play। डिमांड सप्लाई भी बहुत कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। देखो, मैं मार्केट में था, पापा का फोन आया कि तुम्हारे
मेरे फ्रेंड के बेटे का जीमेट हो गया या सीएफए हो गया, उसके लिए एक चॉकलेट लेके आओ। तो मैंने दुकानदार दुकानदार 50 बोल रहा था, राइट? मैंने कितना बोलना है, ये 30 भी मैंने कोट क्यों किया, आउट ऑफ कि बोलेंगे कि नहीं चॉकलेट भी लेकर नहीं आ पाए। हाँ, फिर पापा ने कहा कि वो चला गया है, हम्म, तुम अपने लिए ले लो। तब 40 बोली, ठीक है, ठीक। और कुछ हो गया कि और भी फैक्टर्स आ गया, जेंडर फैक्टर आ गया कि कोई लड़की आ गई, तो फिर और मेल साइकोलॉजी हो जाएगा, तो कितना देने को मैं तैयार हो जाऊंगा, 45। गेटिंग माय पॉइंट? तो डिमांड डिपेंड्स अपॉन योर लॉस ऑफ इलीगल लीगल सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, सो ऑफ। अब इसमें फियर आ गया, उसको लगेगा इतना हीट है मेल्ट ना कर जाए, तो यहाँ पर तैयार हो गया। तो इतने सारे फैक्टर्स काउंट हुआ है कि किसके लिए पापा ने बोला वो मेल है फीमेल है, वो उसको हीट है नहीं है, जिसका तुम इंटरप्ले को एस्टिमेट करना क्वाइट इम्पॉसिबल है, राइट? प्राइस कितना तय हो गया, बहुत सारे चीजों का इंटरप्ले हुआ है, ये माइनर सा मैं बताया, इतने सारे फैक्टर्स आ गए, राइट? इसीलिए कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बिकॉज मेनी फैक्टर विल कम इनटू प्ले। क्लियर? डिमांड सप्लाई उसी तरह हो गया कि अभी पता चल गया कि पेप्सी पीने से कैंसर ठीक होता है, ये इंफॉर्मेशन में डिमांड बढ़ जाएगा, तो आप एस्टिमेट कैसे करेंगे कि डिमांड कितना बढ़ेगा, कितने लोग इस न्यूज से प्रभावित हुआ, समझ रहे हो बात? और उसका फिर इफेक्ट क्या होगा, इट इज इम्पॉसिबल। क्लियर? तो मार्केट प्राइस इज लाइक द नेम ऑफ माय फादर कैन ओनली बी डिस्कवर्ड, इसकी क्या होगी, सिर्फ डिस्कवरी होगी, भैया कितने पर सेल हुआ, ठीक है? तो मार्केट प्राइस सिर्फ डिस्कवर होगा। बहुत सारे फैक्टर्स काम करते, ठीक है? एक चॉकलेट बहुत अच्छा था, बहुत ही क्रिप्सी, बहुत ही अच्छा, वो 40 रुपए का था। एक इंफीरियर चॉकलेट था, वो 50 रुपए का था, लेकिन जार अच्छा था उसका। तो मैं देख लेता हूँ कि चलो चॉकलेट तो खा ही लेंगे, जार यूज कर लेंगे। तो कौन सा फैक्टर हो गया, तो बहुत ही इट इज इम्पॉसिबल फॉर समवन टू एस्टिमेट कि व्हाई समवन इज पेइंग 50 रुपीज फॉर दिस। क्लियर? तो मेनी फैक्टर्स, इट कैन ओनली बी डिस्कवरी होगी। अब मार्केट में बायर किस लिए जाता है, बायर सामान परचेज करने जाता है, सेलर किस लिए जाता है, और एनालिस्ट नहीं, मार्केट प्राइस पता करते हैं। तो एनालिस्ट गो देयर फॉर डेटा, तो एनालिस्ट किस लिए जाता है, डेटा के लिए, ठीक है? लिख लीजिए, तो एनालिस्ट डेटा के लिए जाता है। कौन सा डेटा, मार्केट डेटा, राइट? तो मार्केट डेटा में कौन कौन सा डेटा लेकर आएगा वो, मार्केट से कौन कौन सा डेटा लेके आएगा, नहीं, इस प्राइस पर वॉल्यूम कितनी थी, 40 रुपए पे कितना सामान सेल हुआ। अब प्राइस अगर 50 हो गया तो 30 वॉल्यूम हो गया, 60 हो गया तो 3 वॉल्यूम हो गया, राइट? नहीं? तो आपको क्या लग रहा है कि जब प्राइस 60 हो गया तो सिर्फ 3 लोगों ने परचेज किया, तो प्राइस 60 क्रॉस करेगा? हाँ, नहीं करेगा। तो दिस टाइप ऑफ एनालिसिस इज कॉल्ड टेक्निकल एनालिसिस। कौन सा एनालिसिस बोलते हैं, टेक्निकल एनालिसिस। ये लोग करता रहता है स्टॉक मार्केट वाले। एनालिसिस ऑफ मार्केट डेटा इज कॉल्ड टेक्निकल एनालिसिस। वो प्राइस वॉल्यूम चेक करता रहता है, कितना वॉल्यूम निकल रहा है, इसका मतलब अब प्राइस सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो दिस टाइप ऑफ एनालिसिस कॉल्ड, और मार्केट डेटा कंसिस्ट ऑफ प्राइस एंड कॉरस्पॉन्डिंग, समझ में आ रहा है, प्राइस एंड कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है? तो इंट्रिंसिक वैल्यू है मार्केट वैल्यू। Market value can only be discovered, it cannot be estimated. Intrinsic value can be discovered, can be calculated. So what is the use of intrinsic value if people will do transaction on the basis of market value? फायदा है निकालने का। इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने के फायदा है
कि अगर बंदा मार्केट वैल्यू पर ट्रेड करेगा तो इंटरेस्ट वैल्यू में इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने के फायदे हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता चलेगा कि मार्केट किधर जा रही है, अकॉर्डिंगली यू विल बाय नहीं, दैट रेट। if intrinsic value is 40 and market price is 20, हाँ, तो ये क्या जम्पशन ले लिया तुमने बाई करोगे तो, कि ग्रेजुअली people will understand the importance of this asset and price will converge to IV। तो ये लिया जाता है कि मार्केट प्राइस इवेंचुअली कहाँ जाएगा, ये इसीलिए इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इफ IV इज ग्रेटर देन MP क्या हो जाएगा, बाय। इफ IV इज लेस देन MP देन अभी सेल कर दो, प्राइस विल गो डाउन। दिस इज टिपिकल ऑफ ए स्टॉक एनालिस्ट, ठीक है। दे विल डू लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स टू कंप्यूट द ट्रू इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एन एसेट, and on the basis of today's market price they will give you a recommendation। clear? तो इंट्रिंसिक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू, ठीक है। एंड थर्ड वन इज योर रियलाइजेबल वैल्यू, हाउ मच मनी यू विल गेट इफ यू सेल दिस एसेट राइट नाउ। तो थर्ड टाइप ऑफ वैल्यू इज NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है। गुड, डन, क्लियर। तो दिस इज योर, क्लियर हो गया लॉजिक, आगे चलिए। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी, वैल्यूएशन करेंगे, देन वी डिस्कस्ड एसेट, क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट, एंड देन फाइनेंशियल एसेट, एंड देन मीनिंग ऑफ वैल्यू, ठीक। आगे चलिए। इन्वेस्टर, इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, जो पैसा लेते हैं, इंग्लिश में पैसा को क्या बोलेंगे, funds that give you money to invest into something, हु इन्वेस्ट, into नहीं, हु इन्वेस्ट, व्हाट दे इन्वेस्ट, they give you money or funds to invest into property। तो मनी को और क्या बोलते हैं, मनी कैपिटल, इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कैपिटल, ठीक। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कैपिटल, कैपिटल का क्या मतलब है, मनी और कैपिटल में क्या डिफरेंस है, Until में it's not necessary that they give you in cash, they can give you in terms of other things also, right? जैसे shares देते हैं या नहीं, कैपिटल, कैपिटल डेविड क्या होगा, कैपिटल का क्या मतलब है, लार्ज सम ऑफ मनी इज कॉल्ड कैपिटल, ठीक है। आप मुझे मनी दे सकते हो बट यू विल नॉट गिव मी कैपिटल, राइट। कैपिटल मींस लार्ज सम ऑफ मनी। अब लार्ज का डिफिनेशन मेरे पापा के लिए कुछ है, तुम्हारे पापा के लिए कुछ है, अंबानी के लिए कुछ है, तो लार्ज सम ऑफ मनी इज कॉल्ड कैपिटल। तो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ योर बॉडी, आपके बॉडी का कैपिटल कौन है, ब्रेन और हेड, जो बड़ा सा पोर्शन है, राइट। और कैपिटल सिटी का मतलब क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी, दैट इज कैपिटल, राइट। तो दिल्ली इज द मोस्ट पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ इंडिया, राइट। गुड, इन्वेस्टर इन्वेस्ट कैपिटल और कैपिटल फॉर, तो दो बात हमेशा क्लियर रखना, लॉन्ग टर्म, हाँ। अब लॉन्ग टर्म का अगेन मतलब अंडरस्टूड है, ठीक है। लॉन्ग टर्म में तो मैथमेटिक्स नहीं हो सकता है, हाँ, लॉन्ग टर्म का मैथमेटिक्स नहीं हो सकता है कि बियॉन्ड 9 मंथ इज लॉन्ग टर्म, बस मोर देन 1 ईयर एटलीस्ट, बाय डिफिनेशन मोर देन 1 ईयर, ठीक है। दो तरह से इन्वेस्ट होगा किसी भी फर्म में, राइट, कंपनी में। एक इक्विटी फॉर्म में, ओनरशिप फॉर्म में, और दूसरा, ठीक, तो इक्विटी एंड डेट। बैंक जनरली किस फॉर्म में जाएगा, डेट फॉर्म, ठीक।
डिफरेंस क्या है इक्विटी और डेट में? Equity is what you own, debt is what you own. So the share नो ना, is ये तो company. कोई नहीं. इफ यू आर इन्वेस्टर थ्रू इक्विटी मोड एंड यू आर इन्वेस्टर थ्रू डेट मोड, तो व्हाट इज द डिफरेंस? Sorry, if you are, Investor through equity mode, uh, there are two mode, there are two way. One is airways, second is railway, right? Both are investor. एक इक्विटी मोड, दिस इज मोड, राइट? एंड दिस इज, बोथ आर इन्वेस्टिंग. दोनों ने अपना कैपिटल लगा दिया, एक इक्विटी मोड से और दूसरे ने डेट मोड से. तो दोनों तो वो कर ही रहा है, कुछ ऐसा तो नहीं है. हाँ, क्या डिफरेंस है? इक्विटी मोड से जिसने पैसा लगाया है वो बोलता है कंपनी को मैं अपना मानता हूं, तो कंपनी जो प्रॉफिट होगा उसमें से मैं अपना लूंगा, नहीं होगा तो नहीं लूंगा. समझ में आया? अपन वाला, राइट? ओनरशिप वाली बात है, ठीक है. तो अगर मान लो मैंने 10% इन्वेस्टमेंट कर दिया है इसमें, तो प्रॉफिट का मुझे कितना मिल जाएगा? ठीक. और डेट में जो करेंगे तो मुझे एक रिटर्न मिलेगा, राइट? डेट और इक्विटी में रिस्की कौन है? debt. डेट रिस्की है. बैंक को देना है. नहीं, इन्वेस्टर के एंगल से देखना है आपको, पर्सपेक्टिव नहीं बदलो. आपको आपको इस एंगल से देखना है, ठीक है? फिर मैं कंपनी एंगल से देखूंगा, राइट? क्योंकि प्रॉफिट नहीं हुआ तो मुझे पैसा नहीं. इन्वेस्टर के एंगल से देखो कि इक्विटी मोड से ज्यादा रिस्की है या डेट मोड से ज्यादा रिस्की है. So अगर वो equity ले रहा है तो उसको profit आप ले कहाँ रहे हैं? आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इक्विटी मोड में इन्वेस्ट कर रहे हैं. shares खरीद लिया. हाँ. अगर कंपनी कल को डूब जाती है then हम्म. और अगर कल को कंपनी डूब भी जाती है then उसको बेच के हमें मिल जाएगा. तो कौन ज्यादा रिस्की है? Equity. इक्विटी ज्यादा रिस्की है. यहाँ पापा क्या है? एंड नो बिजनेस रिस्क. बिजनेस रिस्क नहीं है, राइट? उसको बिजनेस रिस्क है. पक्का? बिजनेस रिस्क, नो बिजनेस रिस्क. तो इफ द बैंक इज चार्जिंग 7%, तो जो इक्विटी मोड से गया है वो कितना एक्सपेक्ट करेगा? मोर देन 7 और लेस देन 7? मोर, अदरवाइज दे विल नॉट इन्वेस्ट, राइट? तो फर्स्ट रूल मिल गया, RE इज ग्रेटर देन, रिटर्न फ्रॉम इक्विटी हैड टू बी हायर देन द एक्सपेक्टेड रिटर्न. कौन सा रिटर्न? द एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम इक्विटी इन्वेस्टमेंट हैड टू बी हायर देन एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम डेट इन्वेस्टमेंट. अभी मेरे पास पता नहीं है मुझे, लेकिन एक्सपेक्टेड नंबर्स मस्ट बी हायर, राइट? अगर मैं सीए करके मुझे लगता है कि 40,000 का जॉब लगेगा और मैं इस तरह ड्राइवर का काम करके 50,000 रन करूंगा, देन नो पॉइंट गोइंग फॉर सीए. ना तो मुझे 40 मिल रहा है अभी, ना ही 50 मिल रहा है, लेकिन ठीक है. द एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम इक्विटी हैव टू बी हायर देन. क्लियर? कंपनी के पर्सपेक्टिव से डेट बोरोइंग गलत है. फ्रॉम कंपनी दिस इज रिस्की, राइट? चले, आप आ जाओ, इसको उठाते हैं कि वाई बैंक और द डेट इन्वेस्टर इज चार्जिंग 7%, वाई नॉट लेस देन 7%. चलते हैं, चले. तो आप आ जाओ, पहला टॉपिक एक पढ़ा देते हैं आज, कंपोनेंट ऑफ RD, रिटर्न फ्रॉम डेट इन्वेस्टमेंट और द मनी दैट यू हैव टू पे. रिटर्न फ्रॉम, रिटर्न फ्रॉम डेट. ये जो RD है, इसका नाम क्या होगा? RD का क्या इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे? रिटर्न फ्रॉम डेट है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? RD तो नोटेशन हो गया, इसको क्या बोला जाएगा? बोरिंग रेट या नहीं? फ्रॉम द एंगल ऑफ इन्वेस्टर, जो बंदा इन्वेस्ट कर रहा है वो 7% को क्या बोलेगा? पे कहाँ कर रहा, मिल रहा है उसे?
इन्वेस्टर को रिसीव हो रहा है या पे कर रहा है? इन्वेस्टर को तो रिसीव हो रहा हाँ, तो वो क्या बोलेगा 7% मुझे क्या मिला? सैलरी? है रिटर्न सैलरी? या प्रॉफिट। रिटर्न तो ठीक है, इसका स्पेशल नाम है, इन्वेस्टर इसको बोलता है। कभी तुमने उधार नहीं लिया है ना, मैं उधार लेने जाता हूँ तो क्या बोलता है मुझे कि 7% लगेगा, क्या बोला जाता है? हाँ, तो क्या बोला जाए, इन्वेस्टर क्या बोलेगा इसको? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो फ्रॉम इन्वेस्टर्स परस्पेक्टिव द नेम ऑफ इंटरेस्ट रेट इज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। फ्रॉम बोरोअर परस्पेक्टिव, बोरोअर क्या बोलेगा? ये जो पैसा बैंक से उसे मिला है वो फ्री में मिला है या कुछ देना पड़ेगा उसे? तो उसके लिए बोरोअर क्या बोलेगा उस इंटरेस्ट रेट का नाम? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, और इंटरेस्ट रेट इज अ न्यूट्रल पर्सपेक्टिव। कौन सा पर्सपेक्टिव है? न्यूट्रल पर्सपेक्टिव है। ठीक है, तो 3 नाम हो गए। तो फ्रॉम इन्वेस्टर दिस इंटरेस्ट रेट इज कॉल्ड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, फ्रॉम बोरोअर्स इट इज अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो रतन टाटा हमेशा इंटरेस्ट रेट वर्ड यूज नहीं करेगा, कौन सा वर्ड यूज करेगा? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इंडिया में कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा है, दे विल नॉट नेवर से कि इंटरेस्ट रेट इज हाई हियर। ठीक, इंटरेस्ट रेट इज अ न्यूट्रल पर्सपेक्टिव। इकोनॉमिक्स टाइम्स रिपोर्ट करेगा तो दे विल यूज द वर्ड इंटरेस्ट रेट। पता है कंपोनेंट ऑफ आरडी? इंडिया में इंटरेस्ट रेट अभी आप सेविंग पर 7% दे रहे हैं, तो 7% क्यों दे रहे हो? 8% दे दो मुझे। ये आया कहाँ से 7%? वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, कहाँ से आ गया? हाँ, तो पढ़ते हैं उसको। जैसे ना कि द प्राइस ऑफ अ कप ऑफ टी इज 10 रुपीज, तो वी कैन डिकम्पोज द रेट कि 2 रुपीज का ही होगा, 2 रुपीज का ही होगा। तो डिकम्पोजिशन ऑफ आरटी। चले, चलिए पहला एंड लास्ट। फर्स्ट फर्स्ट फॉर्मूला फॉर सीएफए अभी तक थ्योरी थी। सपोज यू हैव 100 रुपीज सरप्लस मनी। मनी का फाइनल डेस्टिनी क्या होती है? पैसे का फाइनल डेस्टिनी क्या है? तुम्हारे पास जो भी पैसा है, फाइनली क्या करोगे इसका? इन्वेस्ट। फाइनली, अंत में कंजम्पशन। इन्वेस्ट इन्वेस्ट कभी तो ओल्ड एज में, कभी तो उस वक्त फाइनली क्या करोगे? कंज्यूम करोगे, या अपने नेक्स्ट जनरेशन को तुम ट्रांसफर, वो भी कंजम्पशन हो गया। ठीक है, तो यूटिलिटी इन्वेस्टमेंट इज अ इंटरमीडिएट प्रोसेस, राइट? इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज अ इमीडिएट प्रोसेस, इंटरमीडिएट प्रोसेस, इट इज नॉट अ डेस्टिनी। नहीं, तो यहाँ पर तुम्हें डिसीजन लेना है कि जो मनी सरप्लस है इसका मैं क्या करूं। तो जो विजुलाइज करो कि तुम्हारे पास सचमुच में ऐसा कभी नहीं होता है, लेकिन मान लो कि तुम्हारे पास 100 रुपीज सरप्लस आ गया, तो क्या करोगे? या फिर लग्जरी में कंज्यूम करोगे? दो ऑप्शन है ना लग्जरी में, कि चलो मॉरिशस घूम के आ जाते हैं, तो दो जगह आप यूज करते हैं इसके। तो एक तो है कंजम्पशन। तो सपोज करो आइसक्रीम इज अ, तो 100 रुपीज पर केजी आइसक्रीम है, टू विल बाई। अगर कंजम्पशन किया तो 1 किलो आइसक्रीम। इसको परचेज करोगे, परचेज करने के बाद कंज्यूम करोगे या फ्रेंड के साथ शेयर करोगे, तो आपको इससे क्या मिलेगा? यूटिलिटी। द सेटिस्फैक्शन इन इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड यूटिलिटी। समझ में आया? एक रूट है कि आप कंज्यूम कर लो, दूसरा दूसरा रूट क्या है? सेविंग या इन्वेस्ट, या सिनोनिम्स है?
इन्वेस्टमेंट और सेविंग क्या? सेविंग मतलब आपने पैसे रख लिया उसको, इन्वेस्ट मतलब कि और उसको डबल करने के लिए आगे कहीं ना। सेविंग का मतलब? कि 100 रुपये अपने अकाउंट में रखे बस। अच्छा, इन्वेस्टमेंट का मतलब? कि आपने जैसे म्यूचुअल फंड्स में या कहीं नहीं और नहीं, के रेट में डिफरेंशिएशन करना सीखो। सेविंग इज ए टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। सेविंग भी क्या है? इन क्या है? हाँ, इसमें दो चीजें होती हैं, रिस्क नहीं होता है और हाईली लिक्विड होता है। ऐसा इन्वेस्टमेंट जो रिस्की नहीं हो और हाईली लिक्विड हो उसको सेविंग बोलेंगे। एग्जाम्पल, बैंक, एफडी नहीं, बैंक का सेविंग अकाउंट। बैंक का सेविंग अकाउंट रिस्की है? हाँ, अब 20,000 रुपया तुम्हारा है, क्या होगा? कुछ नहीं होगा उसको। और लिक्विड है, जब चाहो एटीएम से विड्रॉ कर लो। और एफडी वो इलिक्विड है, टाइम इलिक्विड। पहले वो ब्रेक कर सकते हो, ब्रेक तो गोल्ड भी कर दोगे आप, लेकिन बाय थ्योरी ऐसा इलिक्विड, राइट? इसलिए एफडी का सिर्फ आपने किसी बैंक के पास सिर्फ एफडी किया है, सेविंग अकाउंट नहीं है, तो उसको इन्वेस्टमेंट अकाउंट मानेगा। ठीक है, सेविंग नहीं मानेगा। गोल्ड, देखो एफडी जो है वो रिस्की नहीं है, लेकिन लिक्विड भी नहीं है, राइट? गोल्ड और रिस्की है, नहीं है। तुम गोल्ड खरीदो उसी समय प्राइस ड्रॉप कर जाए, हो सकता है। रिस्की है, नहीं है। रिस्की मतलब प्राइस अप एंड डाउन हो जाना, राइट? तो गोल्ड इज रिस्की, राइट? लेकिन लिक्विड है। आ रहा समझ में? गोल्ड रिस्की है या नहीं है? प्राइस फ्लक्चुएट कर सकता है ना। हाँ, नहीं करे प्रोबेबिलिटी वाली बात आ जाएगी, लेकिन देयर इज चांस, राइट? और लैंड खरीद लिया तो हाँ, रिस्की है। और लिक्विड, हाँ, तो प्योर इन्वेस्टमेंट है, तो हाँ। तो 100 रुपीज का आप इन्वेस्टमेंट या सेविंग कर सकते हैं या फिर कंजम्पशन कर सकते हैं। तो सपोज कर लो आपने 20% पर मुझे लोन दे दिया, इन्वेस्टमेंट या सेविंग है? हाँ, मुझे लोन दे दिया है, इन्वेस्टमेंट है। क्यों? 120 रुपया तो सेविंग से भी मिल जाता है। मुझे लोन देना इन्वेस्टमेंट है या सेविंग है? अब बैंक को लोन देना सेविंग है या इन्वेस्टमेंट है? मुझे लोन देना इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि रिस्कीनेस आ गई उसमें, मैं पैसा वापस नहीं भी कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है? तो इन्वेस्टमेंट वही रहेगा जिसमें आपको थोड़ा सा रिस्क है, अगर सेविंग में रिस्क बिल्कुल नहीं। हाँ बिल्कुल, प्रैक्टिकली रिस्क फ्री होना चाहिए और लिक्विड होना चाहिए। गवर्नमेंट को 6 महीने के लिए लोन दे दिया तो लोन सेविंग है। नहीं नहीं, गवर्नमेंट ऐसे नहीं, प्रैक्टिकली रिस्क फ्री होना चाहिए। द वर्ड इज प्रैक्टिकली रिस्क। नहीं समझ रहे? ऐसे तो कोई भी रिस्क नहीं है उस तरह का। अगर तुम एनालिसिस कर लिए तब तो कुछ भी रिस्क नहीं है, ठीक है? नहीं, हाँ, कि मैं लैपटॉप है, मैं पानी पीने गया तो प्रैक्टिकली रिस्क फ्री, ऐसे तुम लेकर भाग सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकली इट इज रिस्क फ्री। द वर्ड इज प्रैक्टिकल। तो गवर्नमेंट को देना सेविंग है, तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे? सेविंग। समझ में आ गया लॉजिक? हाँ, तो गवर्नमेंट, ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो सेविंग इंस्ट्रूमेंट हैं। ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे बहुत सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं जो सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। टकिए में पैसे रखना कोई लॉजिक नहीं है फाइनेंस में। हाँ, तो सेविंग मीन्स यू आर इन्वेस्टिंग इन सम टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच इज प्रैक्टिकली रिस्क फ्री एंड हाईली लिक्विड। द वन एग्जाम्पल इज गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बिल्स, राइट? पक्का? हाँ, तो मुझे लोन देना, तो यू विल गेट 120।
अब आपको आप अभी हो कहां पर, राइट नाउ यू आर हियर। अब आपको सोचना है कि है तो 100 रुपया मेरे पास, 10 मिनट वेट कर लो, अभी 1 बजे का टाइम था, पढ़े नहीं थे? 100 रुपीज का था, या तो कंजम्पशन कर सकते हो या फिर इन्वेस्टमेंट। आप यहां पर हो। अब आपको एनालाइज करना है कि मैं लाल रूट फॉलो करूं या ब्लैक रूट, कैसे फॉलो होगा। तो कुछ डेटा तुम लाओगे बाहर से। तो बाहर से तुमने आरबीआई से एक डेटा मांगा कि इन्फ्लेशन क्या होने वाला है। इन्फ्लेशन मीन्स द रेट। व्हाट इज इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन मीन्स हाउ मच प्राइस विल राइज इन 1 ईयर, इट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। पता है? Price will rise in 1 year. What is inflation? If inflation is 20%, what is the meaning of inflation? After 1 year, the price will increase by 20%. So we have received a data from RBI. They say that on the basis of monsoon and other factors, they are expecting that price of ice cream will increase by. So what shall be the new price there? तो दिस इज डेटा, ठीक है, आउटसाइड डेटा। इससे क्या लग रहा है तुम्हें कि अभी परचेज करूंगी तो कितना आएगा? 1 kg। 1 साल बाद क्या होगा? मेरा मनी कितने से ग्रोथ कर जाएगा और प्राइस कितने से इंक्रीज कर जाएगा? हाउ मच केजी आई विल कंज्यूम ऑन दैट डे? कौन सा ज्यादा अच्छा है डिसीजन? ये ह्यूमन नेचर है कि ह्यूमन नीड्स अर्ली ग्रेटिफिकेशन। प्लेजर जो मिले वो जल्दी मिल जाए। तो मुझे 1 किलो आज मिल रहा है, 1 किलो बाद में मिलेगा, नो एक्स्ट्रा बेनिफिट, एंड आई विल गो फॉर कंजम्पशन, यू विल नॉट गो फॉर इन्वेस्टमेंट, राइट? तो तुम्हें इन्वेस्टमेंट के लिए एक्टिवेट करने के लिए मुझे एक्स्ट्रा कुछ देना पड़ेगा, सो दैट यू कैन डिले योर कंजम्पशन, राइट? तो आरडी कंसिस्ट ऑफ एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन plus RF. It is called risk-free rate, and it is offered you to compensate for delay. RF is risk what? Risk-free rate. The name of RF is risk-free rate, and it is offered to you to delay your consumption or delay your pleasure. ठीक है, क्लियर? तो EI प्लस RF प्लस ये रिस्क कि अगर तुमने पैसा नहीं दिया तो मेरा क्या होगा, तो उसके लिए भी कंपनसेट करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड रिस्क प्रीमियम। तो आरडी कंसिस्ट ऑफ EI प्लस RF प्लस रिस्क प्रीमियम, ठीक है? तो सपोज कर लो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन इज 20%, RF इज 3% एंड 6% इज योर रिस्क प्रीमियम। तो हाउ मच इंटरेस्ट आई विल ऑफर यू? 29%. So after 1 year, you will get 129 rupees, right? And price of ice cream will become, तो एक्स्ट्रा कितना रुपया बच गया आपके पास, ठीक है? तो ये जो 29% है सारा तुम्हारा इनकम है या सिर्फ 9 रुपीज इनकम है? देखो 1 किलो आइसक्रीम तो यहाँ भी खा रहे थे, 1 किलो खाते तो यहाँ 1 किलो मिलता प्लस 0 रुपीज बचता, राइट? यहाँ पर आपको 1 किलो आइसक्रीम मिल गया प्लस कितना मिल रहा है? तो 9 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है ना। तो 29 रुपया सिर्फ कहने कहने का है, क्योंकि 20 रुपया तो दाम भी तो बढ़ गया ना। तो इंग्लिश में सिर्फ दिखने का जो नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं? सिर्फ नाम नाम का। तो नाम नाम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओनली इन नेम्स और नॉमिनल। ये सिर्फ नॉमिनल रेट है, राइट? तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला क्या हो गया? EI प्लस RF प्लस रिस्क प्रीमियम। और रियल क्या हो जाएगा? नॉमिनल से क्या माइनस कर दो? EI। तो जो रियल इंटरेस्ट रेट है उससे आपका परचेजिंग पावर बढ़ेगा इन्वेस्टमेंट का। So real is what? NOM. नॉमिनल माइनस इन्फ्लेशन। Okay, nominal minus.
इन्फ्लेशन इज अमाउंट जिससे आपका लॉस आ ही गया ना, नहीं समझे बात? तो नॉमिनल, तो आपका परचेजिंग पावर या आपकी जो वर्थ है इन्वेस्टमेंट के किसके लिए, किसके कारण बढ़ता है? ठीक है। एक अब अभी ओवरऑल प्राइस इज 50, आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर दिया, यू गेट 70, लेकिन ओवरऑल प्राइस 60 हो गया, तो एक्स्ट्रा कितना बच गया आपके पास? तो इन्फ्लेशन को माइनस करना पड़ेगा किसमें से? रिटर्न में से। इफ यू सब्सट्रैक्ट इन्फ्लेशन फ्रॉम योर रिटर्न यू गेट रियल रिटर्न। ठीक है, तो रियल रिटर्न फ्रॉम एनी इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नॉमिनल रिटर्न माइनस इन्फ्लेशन। ठीक, इतना ही रखा जाए। ठीक है, आज फिर मैं जब वीडियो दे दूंगा टाइम वैल्यू मनी का, एक बार फ्री फ्री में देख लेना। फिर ठीक है, वैभव ज्वाइन कर लो बच्चे, 1 बजे ज्वाइन कर लो, 15 मिनट बाद ग्रुप में डाला था मैंने।